मुझे अपने दलित वर्गों के ऊपर पूरा नाज है, दिल से नाज है, गर्व भी है कि ये लोग टच से मस नहीं हुए और बीएसपी के साथ खड़े रहे। तो मैं ब्राह्मण समाज से भी ये उम्मीद करती हूँ। सबसे बड़ी बात यह है, ब्राह्मणों को साधने की बात यह है, आज के समय में ब्राह्मण काफ़ी उपेक्षित है। ब्राह्मण पारंपरिक रूप से पहले कांग्रेस पार्टी का वोटर्स था, आज कांग्रेस पार्टी के पास ब्राह्मण उस संख्या में नहीं है। आज तमाम जो ब्राह्मण वोट हैं वो कहीं ना कहीं आस्था और विश्वास जो बीजेपी में रखता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ समय से ब्राह्मणों की राजनीतिक रूप से उपेक्षा हो रही है। ब्राह्मणों के कई बड़े नेता हैं जो वहाँ हैं, लेकिन सत्ता में वो सहभागिता नहीं मिल रही है। बसपा के पास ये बहुत अच्छा मौका है, अगर वो तमाम बड़े नेताओं को अपनों को वापस लेती है तो निश्चित तौर पर इसका लाभ मिलेगा। ब्राह्मण वहाँ सम्मेलन हो रहे हैं, इसका बेहतर लाभ मिलने वाला है। ब्राह्मण निश्चित तौर पर बसपा की ओर को आ सकता है अगर बहुत अच्छी तरह काम किया जाए। सतीश चंद्र मिश्रा जी इसके लिए काम कर रहे हैं, अयोध्या से इसकी शुरुआत हो रही है। निश्चित तौर पर उसी 2007 के सोशल इंजीनियरिंग के पैटर्न पर अगर बहुजन समाज पार्टी लौटती है, काम करती है, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन सकती है। जितनी मुश्किलें बता रहे हैं कि बसपा टक्कर में नहीं है, बसपा बहुत पीछे है, ये तमाम चीज़ें प्रोपेगेंडा है दूसरे राजनीतिक संगठनों का। आज भी 22, 23, 24% वोट बसपा का है और वहाँ से शुरुआत की जाती है। भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह जानती है। अगर कोई उत्तर प्रदेश के अंदर पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है, जो अपने उम्मीदवार की शुरुआत 23-24% से करती है। इन पिछले 10, 12, 13 सालों में जो बहुजन समाज पार्टी है उसने टेक्नोलॉजी पर, सोशल मीडिया पर, सब पर अपने पकड़ बनाई है। और उस चुनाव के बाद ही बहुजन समाज पार्टी की जो सोशल विंग है वो बनी है। साथ ही साथ जो बसपा सुप्रीमो है वो ट्विटर पर आई हैं। वो तमाम तरह से अपनी बातों को कहने का जो माध्यम है, अपने जो लोगों तक बात पहुंचाने का जो तरीका है मायावती का, वो बहुत बेहतर हुआ है, बहुत इजी हुआ है। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। यूपी विधानसभा आगामी चुनाव की पूरी बिसात बीत चुकी है। पार्टियां अपने प्रचार प्रसार में जोर शोर से लग चुकी हैं। ऐसे में सबसे कमज़ोर माने जाने वाली बीएसपी ने इस वक्त एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है और उस मास्टर स्ट्रोक की जो चोट है वो विपक्षी दलों में खेमे में साफ नज़र आने लगी है। हम बात कर रहे हैं ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर। जिस तरह से मायावती ने 2 दिन पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि अब सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मण सम्मेलन करेंगे और उसकी शुरुआत अयोध्या से होगी। ऐसे में जो ब्राह्मण समाज को जोड़ कर लाने की बात की जा रही है उसका जो असर है वो साफ तौर पर तमाम विपक्षी दलों पर दिखने लगा है। ऐसे में हमारे साथ इस विश्लेषण को समझने के लिए एक पत्रकार मौजूद हैं, करणवीर कश्यप जी, जो इस बात को आसान भाषा में आपको समझाएंगे और हम भी समझेंगे कि वाकई क्या इस ब्राह्मण सम्मेलन का इतना बड़ा असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर होने वाला है कि जिस बात को लेकर मायावती और जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला उन्होंने 2007 में अपनाया था, क्या उसका असर इतना बड़ा होगा कि सत्ता परिवर्तन का कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है। करणवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा सवाल आपने सुन लिया होगा, समझ लिया होगा। मैं आसान भाषा में ये बात समझना चाहता हूँ और जो हमारे व्यूवर्स हैं वो भी समझना चाहते हैं कि जो दाव मायावती जी ने खेला है वो कितना कारगर साबित होने वाला है। देखिए तेजेंद्र, हम इसकी शुरुआत 2007 से करना चाहते हैं। जब 2007 के चुनाव हुए थे तो ब्राह्मणों का जो 12% वोट था उसमें से करीब 90% के लगभग वोट बहुजन समाज पार्टी को मिला था। और उसके पीछे जो बसपा सुप्रीमो की जो स्ट्रेटजी थी, जो रणनीति थी, सोशल इंजीनियरिंग थी, आज दोबारा से 12-13 साल बाद बहुजन समाज पार्टी उस ट्रैक पर लौटी है। अगर उस ट्रैक पर लौट करके ब्राह्मण सम्मेलन उत्तर प्रदेश के अंदर किए जाते हैं और उसकी जिम्मेदारी सतीश चंद्र मिश्रा जैसे बड़े नेता को दी जाती है, तो मैं समझता हूं कि ये जो स्ट्रेटजी है बसपा का, जो ये तरीका है, ये बेहद कारगर है और ये सत्ता में वापसी का एक बहुत अच्छा आयाम हो सकता है। चूँकि करीब 14% से ज़्यादा ब्राह्मणों की आज के समय में वोट है उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर ब्राह्मण
बहुजन समाज पार्टी से जुड़ कर के इसमें आस्था और विश्वास जताते हैं, तो ये बहुत अच्छा एक बसपा के लिए 2021 का जो चुनाव होगा 22 का एक बेहतर परिणाम हो सकते हैं। 2017 में जब तमाम ब्राह्मण उत्तर प्रदेश के अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे सभी पार्टियों में, तब बहुजन समाज पार्टी में आकर के जो बसपा सुप्रीमो है उन्होंने स्पष्ट कहा था सतीश चंद्र मिश्रा के माध्यम से कि हम लोग सभी की सत्ता में सहभागिता करेंगे और जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी सत्ता में उसको उतनी हिस्सेदारी देंगे, और तमाम लोगों को हम जातिगत आधार पर नहीं सभी लोगों की हिस्सेदारी हम देंगे। और उसी ब्राह्मणों के सम्मान को देखते हुए राजनीतिक तौर पर जिस तरह से 2007 के लगभग ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हाशिए पर चले गए थे और कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों में चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो जो स्वर्णों की पार्टी कही जाती है, वो काफ़ी उपेक्षित महसूस कर रहे थे अपने आप को। और 2007 में जो स्ट्रेटजी जो सोशल इंजीनियरिंग बहुजन समाज पार्टी ने अपनाई उसका नतीजा ये रहा कि वो सत्ता में बहुजन समाज पार्टी आई, उन्होंने पूरे 5 साल तक बहुत अच्छी तरह किया। लेकिन जो 2022 की तस्वीर है वो बिल्कुल अलग है। 2007 में जब टेक्नोलॉजी की स्टार्टिंग हुई थी, सोशल मीडिया ये तमाम चीज़ें जब चल रही थी, बहुत अपने चरम पर नहीं थी, और इन पिछले 10, 12, 13 सालों में जो बहुजन समाज पार्टी है उसने टेक्नोलॉजी पर, सोशल मीडिया पर, सब पर अपने पकड़ बनाई है। और उस चुनाव के बाद ही बहुजन समाज पार्टी की जो सोशल विंग है वो बनी है। साथ ही साथ जो बसपा सुप्रीमो है वो ट्विटर पर आई हैं और तमाम तरह से अपनी बातों को कहने का जो माध्यम है, अपने जो लोगों तक बात पहुंचाने का जो तरीका है मायावती का, वो बहुत बेहतर हुआ है, बहुत इजी हुआ है। जिस स्ट्रेटजी को तमाम राजनीतिक दल या कहें कि जो बड़े पैसे वाले दल, बड़े संसाधन वाले दल और तमाम संसाधन और पढ़े लिखे लोग जिस पार्टियों में होते थे, जिस तरीके को वो अपनाते थे, आज बसपा सुप्रीमो उस तरीके को अपना रही है। अपने आप में ये एक अच्छी पहल है, अच्छा कदम है। बसपा के कार्यकर्ताओं से लेकर के पार्टी के पदाधिकारी और आम लोगों को इसका फ़ायदा मिल रहा है। बसपा के बारे में तमाम तरह की जानकारियाँ मिल रही हैं। तमाम तरह से पिछले दिनों जो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो तमाम अपनी जो मोर्चे हैं उनको एक्टिव किया है, चाहे वो ओबीसी मोर्चा हो, चाहे वो अल्पसंख्यक मोर्चा हो, चाहे वो महिला मोर्चा हो, चाहे अन्य प्रकोष्ठ हों, जो प्रबुद्ध प्रकोष्ठ हुए हैं, अधिवक्ता प्रकोष्ठ हुए हैं, व्यापारी प्रकोष्ठ हुए हैं, जिस खेमे में बांट करके और खेमेबंदी करके भारतीय जनता पार्टी वोटों को बटोरती है, अपने पक्ष में लोगों को जोड़ती है, ठीक उसी प्रकार बहुजन समाज पार्टी भी अब लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि जो उसके बड़े नेता पार्टी से किनारा कर गए थे या किसी कारणवश बसपा से निकाल दिया गया था, उन्हें वापस लेने की आवश्यकता है। बड़े जितने भी बड़े नेता हैं जो वो दूसरी पार्टी में चले गए हैं या फिर अभी भी बसपा सुप्रीमो की तरफ देख रहे हैं कि हम तो बसपा में ही काम कर सकते हैं, उन लोगों से बसपा हाईकमान को बात करने की आवश्यकता है, उन्हें वापस लेने की आवश्यकता है। अगर वो वापस आते हैं तो निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूत विकल्प के तौर पर हम सब के बीच में हो सकती है। अभी अयोध्या से ब्राह्मण जो सम्मेलन है उनकी शुरुआत की जा रही है। सतीश चंद्र मिश्रा के पास इसकी जिम्मेदारी है। अगर अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलनों की शुरुआत की जाती है तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि 2017 में जिस प्रकार से ब्राह्मणों ने बसपा को पूरी तरह समर्थन दिया, वो सत्ता में लौटे, ये उसका जीता जागता उदाहरण था। और उसी पैटर्न पर जब बहुजन समाज पार्टी अब 2022 का चुनाव लड़ेगी तो निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा। अभी अयोध्या से उसकी शुरुआत करना, उसके 2 मायने हैं। पहला तो मायना ये, जिस तरह से धार्मिक चाशनी में तमाम तरह से पांग करके इन सब चीज़ों को जो वर्तमान सत्ता जिनके पास है बीजेपी, उस माहौल को पैदा करना चाहती है, धार्मिक माहौल को पैदा करना चाहती है। उस धार्मिक माहौल के ठीक अगेंस्ट खड़ा होना और उस सेकुलरता के साथ खड़ा होना, अयोध्या से शुरुआत करना, अपने आप को यो दिखाना कि हम हिंदुत्व के खिलाफ नहीं हैं, हम राम मंदिर के खिलाफ नहीं हैं, चूँकि
तमाम दलित हो, ओबीसी वर्ग हो, जो बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखते हैं या कहें कि भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखते हैं, वो किसी भी तरह से धर्म की अगर बात की जाती है तो वो राम में भी विश्वास रखते हैं, अंबेडकर साहब में भी विश्वास रखते हैं, काशीराम में भी विश्वास रखते हैं, चूँकि वो अपने जीवन को उस पैटर्न पर जिए हैं पिछले लंबे समय से। उस चीज़ को जहन से निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन अलग अलग तरह से जो शुरुआत ब्राह्मण सम्मेलनों की जा रही है, मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी के लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसी तरह वो ओबीसी के सम्मेलन करे, मुस्लिमों के सम्मेलन करे, अन्य जातियों की सम्मेलन करे और उन तमाम जातिगत बड़े नेताओं को वापस बुलाए जिनको पार्टी से निकाल दिया गया था या पार्टी से वो चले गए थे। आज उन सभी नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने अपना लिया, सभी को जिम्मेदारी दे दी, तो उनको वापस करना बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत आसान नहीं है। लेकिन जो एक सबकी बराबरी की हिस्सेदारी की बात जो बहुजन समाज पार्टी करती है कि हम लोग सभी को समानता के हिसाब से सत्ता में सहभागिता देंगे, जितनी जिसकी हिस्सेदारी होगी उसको उतना उसको सत्ता में लाभ मिलेगा। इस पैटर्न पर अगर वो काम करते हैं तो निश्चित तौर पर जो बसपा के नेता हैं जो अन्य पार्टियों में चले गए हैं वो आ सकते हैं। इसके प्रयास होने चाहिए, क्योंकि जिस पार्टी में भी वो गए हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी में गए हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, वो पद लेकर के वहाँ काम तो कर रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। पिछले दिनों, पिछले साल एक वीडियो वायरल हुआ, आप सबने देखा होगा। कलराज मिश्रा जी जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का, जब केशव प्रसाद मौर्य ने उनका अभिवादन किया तो हाथ झटक दिया। मंच से ये वीडियो वायरल हुआ। ये जो वीडियो है ये कहीं ना कहीं जो ओबीसी के लोग हैं उनके टीस करता है पैदा, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को दिखाता है। सम्मान पर एक चोट है। कहीं ना कहीं जो ओबीसी के लोग हैं या मौर्य समाज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को इस तरह के रवैये से उपेक्षित महसूस करता है। और बसपा के पास ये बहुत अच्छा मौका है, अगर वो तमाम बड़े नेताओं को अपनों को वापस लेती है तो निश्चित तौर पर इसका लाभ मिलेगा। ब्राह्मण महासम्मेलन हो रहे हैं, इसका बेहतर लाभ मिलने वाला है। ब्राह्मण निश्चित तौर पर बसपा की ओर को आ सकता है अगर बहुत अच्छी तरह काम किया जाए। सतीश चंद्र मिश्रा जी इसके लिए काम कर रहे हैं, अयोध्या से इसकी शुरुआत हो रही है। निश्चित तौर पर उसी 2007 की सोशल इंजीनियरिंग के पैटर्न पर अगर बहुजन समाज पार्टी लौटती है, काम करती है, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन सकती है। जितनी मुश्किलें बता रहे हैं कि बसपा टक्कर में नहीं है, बसपा बहुत पीछे है, ये तमाम चीज़ें प्रोपेगेंडा है दूसरे राजनीतिक संगठनों का। आज भी 22, 23, 24% वोट बसपा का है और वहाँ से शुरुआत की जाती है। भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह जानती है। अगर कोई उत्तर प्रदेश के अंदर पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है, जो अपने उम्मीदवार की शुरुआत 23-24% से करती है। ऐसी कोई सी पार्टी नहीं है। ये एक अपने आप में प्लस पॉइंट है। और जो राजनीति को समझने वाले लोग हैं, उत्तर प्रदेश के जातीय तासीर को समझने वाले लोग हैं, वो लोग इस बात को जानते हैं। और बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी समझती है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अब प्रोपेगेंडा फैला रही है और तमाम तरह से जो बसपा के समर्थक हैं उनको उस तरफ ले जाना चाहती है जहां उनकी समझ और सोच को ये कहना चाहती है कि बसपा के पास कुछ सौदा नहीं है। ये बात झूठ है। करमवीर, ये बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी। आपने जो कहा कि बसपा के पास 21 से 22% ऐसा वोट है जो कहीं नहीं जाता है, केवल बसपा के पास रहता है और शुरुआत जो होती है किसी भी कैंडिडेट की वो 22% के साथ ही होती है। क्या यही कारण था कि बीएसपी के सिमिलर एक नेता लाकर खड़ा कर दिया गया, जिसकी हम बात करते हैं एएसपी जो पार्टी अभी बनाई है, उसको लाकर खड़ा कर दिया कि उसमें कहीं जाकर सेंध लग सके, तो डर जो था वो बीएसपी का था? निश्चित तौर पर देखिए, जो बसपा के विरोधी दल हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, उनकी ये स्ट्रेटजी रही है, पहले से रही है। जो भी बड़ा दलित नेता हुआ उसके सामने एक बड़े नेता को उन्होंने पैदा कर दिया। जो चंद्रशेखर की बात है, चंद्रशेखर दलित युवाओं के आइकॉन हो सकते हैं, दलित युवाओं के प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर अभी दलित समाज ने या ओबीसी के लोगों ने या मुस्लिमों ने
अभी उसे अपना नेता नहीं माना है, राजनीतिक रूप से उस पर एतवार नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। चूँकि जिस मजबूताई के साथ सत्ता से लेकर के और सत्ता के बाद तक गलियों से लेकर के सदन तक मायावती और बसपा दलितों की, पिछड़ों के और मुस्लिमों की बात रख पाई है, सत्ता में रहते हुए उनके लिए कानून बनाए हैं, उनके बच्चों के लिए शिक्षा की प्रबंध किया है, वो तमाम चीज़ें एकदम चंद्रशेखर सत्ता में आने के बाद भी नहीं कर पाएंगे। चंद्रशेखर का हर्ष वही होगा जो बिहार में LNJP वाले का हुआ है, रामविलास पासवान के बेटे का हुआ है, वही हर्ष इनका होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के दलित, OBC और जो मुस्लिम लोग हैं वो बखूबी समझते हैं कि मायावती उस मजबूत सोच और उस जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मिशन था, जो मान्यवर कांशीराम का मिशन था, उस मिशन को आगे लेकर के बढ़ रहे हैं। और उस मिशन के खिलाफ किसी भी दलित का जाना या उसको नज़रअंदाज कर देना, कहीं ना कहीं ये नासमझी अभी उत्तर प्रदेश के दलितों में, उत्तर प्रदेश के OBC के लोगों में या जो मुस्लिम लोगों में उत्तर प्रदेश में ये नासमझ अभी नहीं है। अभी वो समझ रहे हैं अच्छी तरह। करण जी, एक लास्ट मेरा सवाल है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव देवभूमि, जिसे उत्तराखंड कहा जाता है, वहाँ जाते हैं, कुछ दिन पहले की तस्वीरें उनकी वायरल हुई थी, और शंकराचार्य से भी मिलते हैं, वहाँ पर उनका अभिवादन करते हैं, कई तस्वीरें वायरल हुई। तो क्या इसको लेकर, जिस तरह से ये अखिलेश यादव भी मानते हैं कि ब्राह्मणों को साधना बहुत ज़रूरी है अगर उन्हें सत्ता में आना है, तो जिस तरह से मायावती ने अब इस ब्राह्मण सम्मेलन का जो आगाज़ करने की बात की है, तो क्या लगता है कि अब वाकई जो पूर्वांचल की राजनीति है वहाँ केवल ब्राह्मण अपने साथ 4 लोगों को जोड़कर रखता है, 4 लोगों को जोड़कर, तो जो ब्राह्मण आएगा उसके साथ साथ और तमाम जो OBC या और जो समाज के लोग हैं वो भी साथ में आते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, ब्राह्मणों को साधने की बात यह है, आज के समय में ब्राह्मण काफ़ी उपेक्षित हैं। ब्राह्मण पारंपरिक रूप से पहले कांग्रेस पार्टी का वोटर्स था, आज कांग्रेस पार्टी के पास ब्राह्मण उस संख्या में नहीं है। आज तमाम जो ब्राह्मण वोट हैं वो कहीं ना कहीं आस्था और विश्वास जो BJP में रखता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ समय से ब्राह्मणों की राजनीतिक रूप से उपेक्षा हो रही है। ब्राह्मणों के कई बड़े नेता हैं जो वहाँ हैं, लेकिन सत्ता में वो सहभागिता नहीं मिल रही है। देश की आज़ादी से लेकर आज तक, या कहे कि 2014 से पहले तक, देश की आज़ादी से लेकर 2000 के पहले तक जो देश की सत्ता में और राज्यों की सत्ता में ब्राह्मणों की दमदार भूमिका होती थी, वो भूमिका कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है, वो भूमिका कहीं ना कहीं कम हुई है। और उस बात को लेकर के वो अपने आप को अपेक्षित मानते हैं, क्योंकि हमेशा से ब्राह्मण सत्ता में रहे हैं और वो सत्ता को बखूबी चलाना भी जानते हैं। ये प्रबुद्ध वर्ग है इस देश का, जब उनकी उपेक्षा की जाएगी तो निश्चित तौर पर वो अपना कोई ना कोई दूसरा प्लेटफॉर्म ढूंढेंगे। और आज के टाइम में उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण अपना कोई ना कोई प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं। यही वजह है, अखिलेश यादव भी शंकराचार्य जी से मिलते हैं, मायावती भी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। जो जिस मजबूताई और जिस विश्वास के साथ ब्राह्मणों के बीच में जाकर के उनसे बातचीत कर लेगा, उनकी उम्मीदों पर जितना खरा उतरेगा, निश्चित तौर पर 2022 के चुनाव में ब्राह्मण उसी के साथ लगेंगे, क्योंकि अब वर्तमान में वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। तेजेंद्र भाई, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। ये थे मेरे साथ पत्रकार करणवीर कश्यप, जिन्होंने बताया और आसान भाषा में समझाया कि किस तरह के हालात होने वाले हैं आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर। और जो BSP है, अगर ब्राह्मण जो सम्मेलन है वो कर रही है, तो उसका जो फ़ायदा है वो किस तरह से BSP को होने वाला है, तमाम तथ्यों पर उन्होंने बात रखी। और कहीं ना कहीं जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको भी ये समझाने की कोशिश की, और जाहिर तौर पर उन्हें समझ भी आ गया होगा कि आने वाली राजनीति कितना बड़ा उलटफेर करने वाली है, ये जाहिर तौर पर देखने को मिल सकता है। अगर आपको ये खबर हमारी पसंद आई हो तो आप हमारी इस खबर को लाइक कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।